Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss from section 43 till section 48 of Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. So start करते हैं section 43 से. Section 43 basically deal करता है making of that part of periodical record which relates to the other persons. अब ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड की बात कर रहा है. सो अगर हम सेक्शन 43 की क्लॉज 1 के ऊपर आ जाएं तो क्लॉज 1 कहती है द एक्विजिशन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द लैंड अदर देन अ राइट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42 कि अगर किसी पर्सन ने कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है किसी भी राइट से रिलेटेड सवाए उन राइट्स के जो सेक्शन 42 की सब क्लॉज 1 के अंदर बताए गए हैं. अब सेक्शन 42 की सब क्लॉज 1 में क्या राइट्स बताए गए हैं, तो देखते हैं सेक्शन 42 को. सेक्शन 42 को अगर हम देखें तो इसकी क्लॉज 1 कहती है एनी पर्सन एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस परचेज मॉर्गेज गिफ्ट और अदरवाइज अ टेनेंट. अगर किसी पर्सन ने मॉर्गेज इनहेरिटेंस या गिफ्ट के थ्रू या किसी टेनेंट ने कोई राइट एक्वायर किया है उन तमाम राइट्स को छोड़ के अगर किसी पर्सन ने कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है, अब वो कैसे किया है, फॉर एग्जांपल अगर हक मेहर की कोई ज़मीन थी या रजिस्ट्री के थ्रू हुआ है या कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अगर किसी पर्सन ने कोई राइट एक्वायर किया है तो यहाँ पर शेल का वर्ड यूज हुआ है, कंपल्सरी है. नंबर 1, if it is undisputed be recorded by पटवारी in the prescribed manner. अगर तो वो अनडिस्प्यूटेड है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है तो स्ट्रेट अवे पटवारी उसको रिकॉर्ड कर देगा, उसको दर्ज कर देगा. लेकिन इफ इट इज डिस्प्यूटेड बी एंटर्ड बाय पटवारी और सर्विस डिलीवरी सेंटर ऑफिशियल इन द रजिस्टर ऑफ द म्यूटेशन एंड डेल्ट विद इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 6 to 11 ऑफ सेक्शन 42. लेकिन अगर तो वो डिस्प्यूटेड है यानी कि उस पर किसी तरह का कोई तनाज़ा वगैरह है, कोई डिस्प्यूट है कि ये राइट नहीं बनता, तो फिर पटवारी उसको रजिस्टर इंतकालात में दर्ज करेगा और उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा और फिर उसको बिल्कुल उसी तरीकाकार के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा जो कि सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 से 11 तक बताया गया है. सो सिंपली सेक्शन 43 में क्या कहा है, अगर कोई राइट बन रहा है वो डिस्प्यूटेड नहीं है तो पटवारी रिकॉर्ड करेगा, अगर डिस्प्यूटेड है तो फिर उसको रजिस्टर इंतकालात में दर्ज किया जाएगा और उस पर इंक्वायरी की जाएगी. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 44 के ऊपर. सेक्शन 44 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स कि ये जो सेक्शन 43 में डिस्प्यूट्स की बात की है हमने कि अगर कोई किसी राइट के ऊपर किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे डिटरमिन किया जाएगा. सो सेक्शन 44 की क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो क्लॉज 1 कहती है if during the making, revision or preparation of any record or in the course of inquiry under this chapter a dispute arises. अगर किसी रिकॉर्ड को बनाने के दौरान या उस रिकॉर्ड को रिवाइज करने के दौरान या उस रिकॉर्ड की तैयारी के दौरान या इस एक्ट के इस चैप्टर के अंदर किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है और उसके ऊपर अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किससे रिलेटेड, as to any matter of which an entry is to be made in a record or in the register of the mutation. यानी कि अगर रिकॉर्ड में कोई एंट्री वगैरह करनी है या फिर रजिस्टर इंतकालात में कोई चीज़ एंटर करनी है और उसके ऊपर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, सिंपली अगर रिकॉर्ड को बनाने के दौरान, उसकी तैयारी के दौरान, उसको रिवाइज करने के दौरान या कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है उसके ऊपर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है या अगर कोई एंट्री करनी है, रजिस्टर इंतकालात के अंदर कोई चीज़ दर्ज करनी है और उसके ऊपर किसी तरह का कोई तनाज़ा हो गया है तो फिर अ रेवेन्यू ऑफिसर मे ऑफिस ऑन मोशन, रेवेन्यू ऑफिसर अपने ऑन पे
और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड, या किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर, कौन सी पार्टी, जिसका किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है उस रिकॉर्ड के अंदर, but subject to the provisions of section 45, and after such inquiry determine the entry to be made as to that matter and record his reasons therefor। तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, अपने ऑन पे या इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर उस एंट्री से को डिटरमिन करेगा और उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसकी रीजंस भी बताएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45। जो अब आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 45 में रिस्ट्रिक्शंस बता दी गई हैं रिगार्डिंग द वेरिएशन इन द रिकॉर्ड। सो सेक्शन 44 की सब क्लॉज 2 की तरफ आ जाएं। If in any such dispute the revenue officer is unable to satisfy himself as to which of the parties is in possession of any property to which the dispute relates, अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर को यही पता नहीं लग रहा कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस प्रॉपर्टी का कब्जा किस बंदे के पास है, उसको यही नहीं पता चल रहा, वो खुद को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ही शैल नंबर 1 वो क्या करेगा, इफ ही बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, अगर तो वो रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट की पोजीशन का है, तो फिर ascertain after an inquiry in which opportunity shall be given to the parties to the disputes of being heard, adducing evidence in support of their claim who is the person be entitled to property, and shall by written order direct that the person be put in possession thereof, and that entry in accordance with that order be made in the record or register। अगर तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट की पोजीशन का है तो फिर वो क्या करेगा, खुद इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, पार्टीज को बुलाएगा, उनको सुनेगा, उनको कहेगा कि वो अपने अपने एविडेंस पेश करें अपने अपने क्लेम की सपोर्ट में, और फिर जो पर्सन उसको लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड है उस पर्सन को वो पोजेशन दे देगा और रिटन ऑर्डर के थ्रू बताएगा। ये तमाम काम क्या करेगा, वो रिटन ऑर्डर के थ्रू करेगा। लेकिन फिर इसी के साथ बी पार्ट में बताया गया है, इफ ही बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड रिपोर्ट द मैटर टू द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड हु शैल देयर अपॉन प्रोसीड इन द मैनर। अगर तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट की रैंक का नहीं है, उससे कम की रैंक का है, तो फिर वो मैटर को रेफर करेगा असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट को, जो कि फिर मैटर को डील करेगा, यानी कि वो पार्टीज को बुलाएगा, सुनेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और रिटन ऑर्डर के थ्रू फिर वो फैसला सुना देगा। लेकिन इसी सेक्शन की अगर हम क्लॉज 3 को देखें तो क्लॉज 3 कहती है, अ डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिग्री और ऑर्डर विच मे बी सब्सिक्वेंटली पास्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब इसमें कहा है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट में चली जाती है इस मैटर को लेकर, तो फिर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट की डिग्री होगी वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट के फैसले के ऊपर प्रिवेल करेगी, यानी कि फिर इस असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट का फैसला नहीं माना जाएगा, बल्कि वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिग्री पास की है वो प्रिवेल करेगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 45 के ऊपर। सेक्शन 45 क्या बात करता है, रिस्ट्रिक्शंस इन द वेरिएशंस ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स। अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने सेक्शन 44 में कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45। अब ये किन रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, सो सेक्शन 45 कहता है एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और इन द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर जो एंट्रीज की जा रही हैं, एक्सेप्ट द एंट्रीज मेड इन पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स बाय पटवारी अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 43 विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड एक्विजिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेफर टू इन दैट सेक्शन शैल नॉट बी वेरिड इन सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड। के रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर जो एंट्रीज की जा रही हैं, सिवाय उन एंट्रीज के जो सेक्शन 43 की क्लॉज ए के अंदर पटवारी पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में एंटर करता है। अब सेक्शन 43 की क्लॉज ए में हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो किसी राइट को अनडिस्प्यूटेड है किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो स्ट्रेट अवे पटवारी उसको दर्ज कर देगा। सो इस सेक्शन में कहा है उन एंट्रीज को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज की जा रही हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट या पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनमें किसी भी तरह की कोई सब्सिक्वेंट वेरिएशंस नहीं हो सकती,
एक्सेप्ट, लेकिन फिर 3 सिचुएशंस बताएंगे जिनमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं। लिखा हुआ है अदरवाइज देन बाय। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है? नंबर 1, मेकिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स प्रूव और एडमिटेड टू हैव अकर्ड। अगर तो एंट्री से रिलेटेड पार्टीज ने कोई फैक्ट्स एडमिट कर लिए हैं। एडमिट करने से क्या मुराद है कि पार्टीज ने कह दिया कि फलां राइट उस पर्सन का बनता है, फलां राइट इस पर्सन का है। जब पार्टीज ने एडमिट कर लिया फिर तो आप एंट्रीज में चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, मेकिंग सच एंट्रीज एज आर एग्रीड बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड देयर। अगर तो इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी उस मैटर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं, रजामंदी शो कर रही हैं कि फलां राइट जो है वो इस पर्सन का बनता है और मेरा नहीं बनता, तो फिर उसमें आप वेरिएशंस कर सकते हो। या फिर और एज सपोर्टेड बाय अ डिक्री और ऑर्डर बाइंडिंग ऑन दोज पार्टीज, या फिर अगर कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री पास की गई है तो वो कोर्ट की डिक्री उन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसको फॉलो करेंगी, तो फिर कोर्ट की डिक्री से रिलेटेड आप चेंजेस कर सकते हो। या फिर थर्डली, मेकिंग न्यू मैप्स वेयर इट इज नेसेसरी टू मेक देम, या पर जहां पर नए नक्शे बनाए जा रहे हैं, जहां पर उनको बनाने की जरूरत थी, तो फिर उनमें आप चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज सेक्शन 45 कहता है कि किसी भी तरह की पीरियोडिकल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंट्रीज को सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 46 के ऊपर। सेक्शन 46 बात करता है म्यूटेशन फीस की। अब म्यूटेशन जो आप इंतकाल करवाते हो अपनी जमीन से रिलेटेड, उसकी फी की बात की है। सेक्शन 46 क्लॉज 1 कहती है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स अ सील ऑफ फीस फॉर ऑल और एनी ऑफ द क्लासेस ऑफ द एंट्रीज इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस चैप्टर एंड फॉर कॉपीज ऑफ एनी सच एंट्रीज। कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो फी फिक्स करेगा किससे रिलेटेड, के रिकॉर्ड या रजिस्टर इंतकालात में जितनी भी एंट्रीज की जा रही हैं उनसे रिलेटेड एक फ़ी फिक्स की जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। या अगर किसी पर्सन को किसी भी रिकॉर्ड की कोई कॉपी वगैरह चाहिए तो उसके लिए उसे पहले फ़ी सबमिट करनी होगी, वो फ़ी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिक्स की है। Secondly, a fee in respect of any entry shall be payable by the person in whose favor the entry is made. अब जिस पर्सन के फेवर में वो एंट्री की गई है, जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिस पर्सन के फेवर में, वही पर्सन बाउंड है कि वो उस फी को सबमिट करेगा जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से फिक्स की गई है। सिंपल सा सेक्शन था। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 बात करता है obligations to furnish information necessary for the preparation of the records। के रिकॉर्ड्स की तैयारी के दौरान जितनी भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, पर्सन बाउंड है, अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 47 क्या कहता है? क्लॉज 1, एनी पर्सन whose rights, obligations, interest or liabilities are required to be or have been entered in any record or register under this chapter shall be bound on requisition of any revenue officer or patwari to furnish or produce for his inspection all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof as may be within his knowledge or in possession or power। कि कोई भी बंदा जिसके कोई भी राइट्स, ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट जो क्रिएट किए जा रहे हैं, जिनकी एंट्री की जा रही है किसी भी रिकॉर्ड के अंदर या रजिस्टर इंतकालात के अंदर, वो पर्सन बाउंड है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो कि नेसेसरी है उन रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए। यानी कि जो रिकॉर्ड्स एंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, वो पर्सन उन तमाम इंफॉर्मेशन को रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी को प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली, द रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी to whom any information is furnished or before whom any document is produced in accordance with the requisition under subsection 1 shall give a written acknowledgement to the person furnishing
or producing the same and shall endorse on any such document a note over his signature stating the facts of its production and the date thereof। क्लॉज 2 कहती है कि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी जिसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उस पर्सन की तरफ से या जिसको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आफ्टर देयर रिक्विजिशन विच हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सबसेक्शन 1, तो ये पटवारी या ये रेवेन्यू ऑफिसर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देगा उस पर्सन को। रिटन एक्नॉलेजमेंट किससे रिलेटेड कि उसने उस पर्सन से ये डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया है और रिटन एक्नॉलेजमेंट के ऊपर वो फैक्ट्स लिखेगा। फैक्ट्स लिखने के साथ वो अपना सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करने के साथ वो एंड में अपनी डेट लिख देगा। इस चीज़ को इंडोर्स कर देगा कि जितनी इंफॉर्मेशन इस पर्सन से मांगी गई थी वो तमाम इंफॉर्मेशन इसने पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर को सबमिट कर दी है। सो सेक्शन 47 सिंपली बात करता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की एंट्री के लिए कोई इंफॉर्मेशन पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर आपसे मांग रहा है तो आप ड्यूटी बाउंड हो कि आप वो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 48 के ऊपर, जो कि लास्ट सेक्शन है आज की इस वीडियो का। सेक्शन 48 डील करता है पेनल्टी के साथ। अब ये किस पेनल्टी की बात हो रही है? A person who neglects to make the report required to be made within 3 months from the date of his acquisition of the right referred to in section 42 or section 42A, or who fails to furnish the information or produce the documents required under section 47 shall be liable at the discretion of the collector to the fine not exceeding 10,000 rupees। कि अगर किसी पर्सन ने कोई राइट एक्वायर किया है, सेक्शन 42 या सेक्शन 42 के अंदर कोई राइट एक्वायर किया है, फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर अपना कोई घर बी को बेचा है तो अब बी उस घर का मालिक बन चुका है, तो बी के लिए ज़रूरी है कि वो इसकी एंट्री जाके रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर ऑफ द रिकॉर्ड्स में करेगा, रजिस्टर ऑफ द म्यूटेशन में वो एंट्री करेगा। सेक्शन 48 कहता है कि अगर कोई पर्सन निगलेक्ट करता है ऐसी कोई भी एंट्री करने से विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हिज राइट, 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन के अंदर एंट्री नहीं करवा रहा, या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे सेक्शन 47 के अंडर कोई इंफॉर्मेशन डिमांड की गई है या कोई डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया है और वो फेल हो गया है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टू द रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी, तो सेक्शन 48 कहता है ही शैल बी लायबल। शेल की प्रोविजन यूज हुई है, कंपलसरी है कि वो कलेक्टर की डिस्क्रिशन के ऊपर, कलेक्टर अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर फाइन इम्पोज करेगा जो कि 10,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगा। जहां पर आपने राइट एक्वायर करने के बाद उसकी एंट्री नहीं करवाई या जहां पर डॉक्यूमेंट डिमांड करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो आपको फाइन पे करना होगा जो कलेक्टर आप पे इम्पोज करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 43 के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।